Ankush sir, thank you so much for doing this episode. I have recorded somewhere around 10 to 15 episodes now, and this is the one I'm most excited about. और उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा है आप बहुत इस टाइम पे सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं। आप मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? इज़ इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट यू आर डूइंग या कुछ और रीज़न है? नहीं, पहले तो हारिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। माय प्लेजर सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मीडिया शाय, सोशल मीडिया शाय पर्सन रहा। अच्छा। मैं लगभग 8 साल या 10 साल के करीब मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं था, फेसबुक पे भी नहीं था, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। ओके। फिर आगे जाकर के कुछ कंपल्शंस ऐसी हुई, कुछ मैंने ऐसे एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे जहां मुझे व्हाट्सएप पे आना पड़ा। लिंक्डइन का एक मेरे को अंडरस्टैंडिंग आया एंड आई थॉट कि एग्रीकल्चर जो हमारा है वो काफ़ी नॉन कॉस्मो सेक्टर की तरह देखा जाता है, तो right, व्हाई right. डोंट आई गो एंड एक्सप्रेस एंड टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। सो Right. माइंड में थॉट ये आया था, ओके। तो वहाँ से स्टार्ट करा। तो सोचा कि अगर एग्रीकल्चर पे बोलना है तो क्या बोलना है, ठीक तो बात। ये आया कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, उसको प्रमोट करने हाँ के जी, बारे में बात करेंगे, हाँ उस जी। सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अभी थोड़ा मेच्योरिटी के बाद एक एग्रीकल्चर पे, एक लीडरशिप पे और एक ह्यूमन वैल्यूज़ पे, ये 3 एरियाज़ में मेरा एक्सप्रेशन रहता है। मैं सिर्फ लिंक्डइन पे हाँ जी। एक्टिव हूँ और कहीं एक्टिव नहीं हूँ। बट लिंक्डइन पे भी सर मैंने देखा है आप जो भी पोस्ट करते हैं उनके कैप्शंस, वो पिक्चर्स इतनी पावरफुल होती हैं कि मैं ऑनेस्टली ऑन अ पर्सनल लेवल रात में एक बार आपकी पोस्ट ज़रूर देखता हूँ आज सर ने क्या डाला है। सो आई बिगिन विद माई फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर आपका करियर जो है वो एग्रीकल्चर लैंडस्केप को शेप करने में काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, बट आप कुछ ऐसी आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, जैसे कैसे आपकी शुरुआत हुई, टर्निंग पॉइंट्स क्या थे और आपके की लर्निंग्स क्या थे जो आज तक आपके साथ? सो ये हमारा फैमिली बिजनेस है और मैं जी। थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। और एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा अनकॉमन है। मेरे स्कूल में, कॉलेज में जितने भी दोस्त लोग थे, तो कोई भी किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं होता था। तो मैं अभी मन में सोचता था कि हमारी फैमिली किस टाइप के बिजनेस में है। सर ये सेम स्टोरी है। तो ये जब छोटे थे तो समझ में नहीं आता था। घर में रहते थे, फादर को देखते थे, वो जाते थे, ऑफिस जाते थे, टूर पे जाते थे और लंबे समय के लिए टूर पे जाते थे। तो हमें लगता था कि इतने लंबे समय के लिए ऐसा कौन सा करते क्या है? बिजनेस है कि जो इतना जाना पड़ता है। फिर बचपन में साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑफिस गए, एक अंडरस्टैंडिंग आया। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि जो हम खाना खाते हैं, वो जो किसान उगाते हैं, हम उससे लिंक्ड कोई काम बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो वो स्टार्टिंग हुई तो थोड़ी जिज्ञासा डेवलप हुई और थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि कुछ तो है इंटरेस्टिंग। और फिर धीरे 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 बचपन में बात सुनते रहते थे, पापा की कुछ मीटिंग चलती रहती थी, तो उससे धीरे धीरे रुचि बननी शुरू हुई। और मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिज़नेस ज्वाइन करा, तो हम पढ़े, अपना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े और उसके बाद बाहर जाकर के यूके से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किया। ओके। तो हम सब स्वॉट एनालिसिस और ये वो सब करके वापस आए, तो बड़े जोश के साथ कि बिज़नेस ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। और बिज़नेस ज्वाइन करा तो पहले 3 महीने में तो ऐसा लगा कि कॉम्प्लेक्स हो गया एक, कि ये अच्छा। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिज़नेस को करें तो करें कैसे। और एक मन में ये भी फीलिंग आई कि मैं शायद अपने पापा जैसा नहीं बन सकता, या मैं ये बिज़नेस को इस तरीके से संभाल ही नहीं सकता। एक वो कॉन्फिडेंस टूटने लगा। बिल्कुल। फिर ध्यान में आया कि काम तो ऐसे चलेगा नहीं। और फिर मैं फील्ड में निकला। ओके। और फील्ड में जाकर के जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं या फार्मर्स हैं, उनके साथ जब मिलकर के इंटरेक्शन करनी शुरू करी और उनके पेन पॉइंट समझ में आए, माल कैसे बिकता है, पेमेंट कैसे आती है, तो ये सब चीज़ें जब ध्यान में आई तो लर्निंग कर्व एकदम चेंज हो गया। मुझे थोड़ा आइडिया था फील्ड का, क्योंकि मैं अपने कॉलेज डेज में भी मैंने एक ट्रेनिंग करी थी। और
मुझे गर्व है बताते हुए, मैंने हमारी इंडस्ट्री में ही हमारी एक रेप्यूटेड टाटा की कंपनी है रैलिस इंडिया, और उसमें मैंने 2 महीने का प्रोजेक्ट करा था और मैं पंजाब के अंदर प्लेस था, तो मुझे ये जानकारी थी किसानों के साथ काम आपने कैसे रैलिस होता में है। काम किया है? हाँ, मैंने 2 महीने अच्छा, ओके। ट्रेनिंग करी है, और मैं पंजाब में सानेवाल और निहाल सिंह वाला में 2 मंडियों में मैं रहा, हार्डकोर फील्ड का काम किया, हाँ, हाँ। और फील्ड असिस्टेंट के साथ जाके खेतों में काम किया, और मैंने कैंपेन करे, सर्वे करे, तो एक जानकारी थी कि किसान की समस्या क्या है। तो फिर वो जो रुचि थी फील्ड की, वो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू करी, तो मेरा लर्निंग कर्व और कॉन्फिडेंस जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। सो आई वुड से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, कि जहाँ ऑफिस में बैठ के एक इनसिक्योरिटी हो रही थी, टू स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजिंग द लर्निंग कर्व, वो आई वुड से कि व्हेन यू गो ऑन द ग्राउंड, दैट चेंजेस द, ग्राउंड के बाद जो नॉलेज आपने गेन करी, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। यस, नॉलेज गेन करी, इंटरेक्शन करी। मेरा मानना है लर्निंग के लिए आप जितना एक्सपोजर लेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस आता रहेगा, और उतना आप प्रॉब्लम्स को समझते रहेंगे और उस सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। राइट, राइट सर। सर, अगर आपको एग्री इकोसिस्टम के लिए एक मूनशॉट आइडिया पिच करना हो, तो और बजट कंस्ट्रेंट ना हो इसमें, तो वो क्या होगा मूनशॉट आइडिया? मैं समझता हूँ कि आज जो इंडिया की एग्रीकल्चर है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना है और इस देश के एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, तो छोटे किसान और मार्जिनल किसान का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ ट्रस्ट भी हमें किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उससे एडॉप्शन होगी। सो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट, एंड थर्ड आई वुड से ट्रांसपेरेंसी, उससे एम्पावरमेंट होगी। जब आप अपने इकोसिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, तो आपने जो सवाल पूछा कि ऐसा क्या मूनशॉट आइडिया, सो मैं समझता हूँ कि आइडियाज़ तो बहुत हो सकते हैं, बट अगर हम ये तीनों चीज़ों का मिश्रण करके अगर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, ये कॉम्बिनेशन पे अगर एग्जीक्यूशन की जाए, तो उससे एक बड़ा रिफॉर्म बन सकता है। लार्ज स्केल चेंज आ सकता है। हाँ, आज इंडिया में मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का आज भी काफ़ी अभाव है। चाहे हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें, उसमें भी अभी बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। हम सीड्स की बात करें, उसमें भी अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लाइंड अप हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पॉजिटिवली और साइंटिफिकली उसको एवेलुएट भी कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी अप्रूवल मिलने के बाद तो सीड्स के अंदर भी एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आएगा। और एक बड़ा एरिया फार्म मैकेनाइजेशन का भी है। मोदी सरकार के इनिशिएटिव से ड्रोन्स पे एग्रीकल्चर में काफ़ी काम हुआ है, और धीरे धीरे उसकी भी अडॉप्शन बढ़ रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो टेक्नोलॉजीज़ आएँ और उसको ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, सो आई वुड से दैट इज़ द मूनशॉट आइडिया। अदरवाइज हम इवन इफ वी कट बिग चेक्स, और बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप आए, और काफ़ी एग्रेसिवली आए, बट काफ़ी स्टार्टअप्स ने स्ट्रगल भी करा। उसका रीज़न मैं मानता हूँ फंड्स की और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिस वजह से वो स्टार्टअप या वो मूनशॉट आइडिया एक स्टेज पे जाकर के रुक गया। तो मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि ये 3 चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी हमारी डिस्कशन होती है, हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो इस एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ानी है, तो उसकी यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक्सपोर्टेबल क्वालिटी
हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। राइट। सो उस चीज़ के लिए कोई भी अगर ऐसा आइडिया आता है जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके, उसका प्रोड्यूस बढ़ा सके और उसकी क्वालिटी बढ़ा सके, तो इट विल वर्क। राइट। सो हमने बोला टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इस पे पूरा फोकस बहुत फोकस है। और Okay. कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो इन 3 मंत्र पे डिपेंड करा है। कोई एक रॉकेट और साइंस मंत्र है नहीं है। सर जो हाँ मैं जी। ऐड करना चाहूँगा, हाँ जी। वो है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है कि वो मैं समझता हूँ कि लीडर्स को क्रेडिट मिल जाता है। ऑफ कोर्स लीडर्स हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट। दे हैव टू बी रोल मॉडल्स। बट मैं समझता हूँ कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ब्लेस्ड विद एक्सेलेंट पीपल। और आज इस क्रिस्टल को बिल्ड करने का जो पूरा श्रेय है मैं अपनी पूरी टीम को देता हूँ। और मेरा काम आसान हो जाता है कि मैं यहाँ आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जी। टीम खेतों में काम कर रही है, जी। हार्ड वर्क कर रही है। सो लीडरशिप इज नथिंग बट टू अगेन हैव दैट ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। राइट। So you have very open discussion, and everybody have to be combined and come together with the common vision. वो अंडरस्टैंडिंग। सो एज अ लीडर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हमारा विजन है वो हमारी अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन सबका सेम हो। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबको सेम अंडरस्टैंडिंग और सब उस विजन पे काम कर रहे हो। सो मैं समझता हूँ कि वहाँ अगर उतना हमने अपनी वैल्यूज़ को और अपने विजन को अगर नीचे तक पहुँचा दिया तो मैं मानता हूँ कि मेरी लीडरशिप कामयाब है। अभी आपको लगता है? प्रयास है, प्रयास है। और क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन का समूह बढ़ गया है, नए लोग भी आते हैं, तो बड़े एग्रेसिवली हमारी टीम कैंपेन भी लेती है और सबको अलाइन करती है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इस एरिया में हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं और एक कलेक्टिव सक्सेस की बात करते हैं। बट इट्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इट ऑलवेज इज। Yeah. आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर Yes, इम्प्रूवमेंट। सर जैसा कि आपने अभी मेंशन किया था कि आपने अपने यूथ फेज़ में नहीं सोचा था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को में एंटर करेंगे। तो जैसे कि आप थे वैसे ही सिमिलर मेरी भी स्टोरी है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे काम करूँगा, एंड इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सेक्टर। इट लैक्स ग्लैमर, अनफॉर्चुनेटली इट लैक्स ग्लैमर, एंड लोगों को स्पेशली यूथ को आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके पास यूथ के लिए क्या मैसेज है, एंड हाउ डू यू प्रपोज दैट वी मेक एग्रीकल्चर मोर ग्लैमरस एंड more youth gets attracted towards this sector? So you are very right, Haris, that this is a big challenge. It is. मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि today's generation gets very attractive towards speed and scale. Absolutely. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के साथ एडवांटेज क्या है कि स्पीड और स्केल तो है ही, बट सस्टेनेबिलिटी भी है। सस्टेनेबिलिटी भी है। सो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ स्पीड स्केल के साथ मिलती हैं और उससे आपकी एक सस्टेनेबिलिटी बिल्ड होती है, तो एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ऑप्शन है। सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के माध्यम से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा जा सकता है। सो अगर आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आप फूड सफिशेंसी और फूड सिक्योरिटी पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। सो अगर पर्पस इज बियॉन्ड शॉर्ट टर्म मनी, देन आई वुड से एग्रीकल्चर से बेहतर कोई सेक्टर नहीं है। और रही बात ग्लैमरस बनाने की, मैं समझता हूँ कि अब यूथ समझ रहा है और ये सेक्टर भी बहुत ग्लैमरस है। आज गांव के अंदर स्मार्टफोन्स हैं, फार्मर भी पूरा इंटेलिजेंट है। बिल्कुल।
So my message is only that इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप है. हम आई गेट बिजनेस लेसन्स फ्रॉम द फार्मर्स. आज जो इस देश में किसान है वो सिर्फ खेती नहीं कर रहा है. आप ये सोचिए उसके लिए कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. जब वो सॉइल को प्रिपेयर करता है और बीज बोता है और फिर उसको पौधे को सींचता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि मेरी प्रोड्यूस कैसे रहेगी, बारिश कितनी आएगी, मौसम कैसा रहेगा, कीटों का, बीमारियों का प्रकोप कैसा रहेगा. बट वो अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट से उस पर मेहनत करता है, उस पर काम करता है और इवेंचुअली उसको प्रोड्यूस मिलती है. एंड आप हिस्टोरिकली डेटा देखें तो इंडिया ने कंसिडरेबल प्रोग्रेस करी है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एब्सोल्युटली. सो अगर सप्लाई साइड पे का क्रेडिट है तो फार्मर साइड पे आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेडिट है. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इफ़ देर इज़ वन सेक्टर वन शुड रियली टारगेट टू इज़ ओनली एग्रीकल्चर. ओनली एग्रीकल्चर. मतलब अगर कोई मुझे पूछे जी सर कि आज मैं अगर पीछे देखूं कि मैं क्या कुछ और कर सकता हूं, तो अगर मेरे को किसी और सेक्टर में ज़्यादा पैसा भी मिलेगा तो आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनीथिंग अदर देन एग्रीकल्चर. दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट. दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट. बिकॉज आपने जो सस्टेनेबिलिटी की भी बात करी, आई थिंक ये सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट लोग समझते नहीं थे, बट कोविड ने बता दिया बिल्कुल. कि जब आपकी ख़रीदारी, शॉपिंग रुक गई थी, जब आप ना ही प्रॉपर्टीज़ ले रहे थे ना गाड़ियाँ ले रहे थे, मारा मारी एक चीज़ की थी, वो थी खाना. तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ नाउ यू आर लीडिंग द वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लीडिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर. तो लोगों को, स्पेशली यूथ को, ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में तो क्या ही पैसा होगा, मतलब लोग फार्मिंग से कितना ही कमा लेते होंगे. उन्हें आइडिया नहीं है कैसे बड़े बड़े आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या परफॉर्मेंस रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर, तो आप क्या बताना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इफ़ यू वांट टू. सो देखिए, परफॉर्मेंस अगेन आई वुड से दैट हम उसको कैसे आंकते हैं. जी. नंबर्स तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हैं. तो नंबर्स में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे टारगेट्स थे हमने उसको अचीव करा और कंफर्टेबली अचीव करा. आज क्रिस्टल सीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्म मैकेनाइजेशन के माध्यम से वी आर अमंग्स द टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया. ओके. सो महत्वपूर्ण ये है कि हम ने जो साल निकाला है वो जो हमने सोचा था वो हमने करा है नहीं करा है. बिल्कुल. क्योंकि आप बिजनेस एक साल के लिए, एक क्वार्टर के लिए, एक महीने के लिए नहीं करते हैं. आप बिल्कुल एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, आप एक सोल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं, आप एक ब्रांड नेम बिल्ड कर रहे हैं. फार्मर के माइंड में क्या क्रिस्टल पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बना है? द आंसर इज़ येस. एब्सोल्युटली. सो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछला जो साल गया है उसमें हम लोगों ने एक बड़ा इम्पैक्ट फार्मिंग कम्युनिटी पे करा है. और उसका कारण भी है कि जो फार्मर्स की समस्याएं हैं, अगर हम उसके सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्क कर रहे हैं और एक फार्मर को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन बनने का एक हिस्सा बने हैं हम पॉजिटिवली, बिल्कुल. तो मैं समझता हूँ कि वो एक हमारा जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने जिया है. So the reason why I was so excited for this podcast is because of this only. आपके answers बहुत interesting है, and I'm sure that our viewers will learn a lot from this podcast. नहीं, दैट्स काइंड ऑफ यू. आई मीन आई कैन ओनली से दैट आई ट्राई एंड एक्सप्रेस एंड टॉक फ्रॉम द हार्ट. सो That is why people मैं जो listen. बात कर रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ. देयर इज no preparation, No filter. and it's all completely unfiltered, candid chat with you. So thanks to you. थैंक यू सर. सर, आपने एक फैमिली रन बिजनेस को एक प्रोफेशनली ड्रिवन
प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लेगेसी और नई डायरेक्शन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है? नहीं, नहीं। ऐसा है कि ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो टग ऑफ वॉर में एक ही तरफ प्रेशर होता है, आप उस मंजिल की तरफ देख रहे हैं। पूरी बिल्टअप की एक जर्नी रही है, और मैं क्रेडिट करूंगा चाहे हमारी लेगेसी टीम मेंबर्स रहे या नए प्रोफेशनल जुड़े, बहुत अच्छे समन्वय के साथ, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ सबने काम करा। और मैं मानता हूँ उसका कारण सिर्फ एक था कि हम सबका जो विजन था, जो सबकी डायरेक्शन थी, वो बड़ी शेयर्ड और कॉमन थी। देखिए, तरीके तो सबके अलग हो सकते हैं। आज हम टीम्स की बात करते हैं, बिजनेस लीडर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को अगर एड्रेस कर रहा है तो उसके 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और सब अपने अपने एरियाज में सक्सेसफुल हैं। अगर वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट टीम्स में आ जाए तो आई वुड से फॉर्चुनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब ने मिलके साथ में काम करा। चैलेंजेस आते हैं, बट वी सिट डाउन इन टुगेदर इन अ रूम, बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड अग्री टू डिसअग्री। सो ऐसी कल्चर बिल्ड करी। और तो मैं यस मैन नहीं है आपके ऑफिस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आई वुड से कि कल्चर ना, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मेरे फादर हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को अकोमोडेट करा, ना मैं इस चीज़ को अकोमोडेट करता हूँ। एंड बहुत ही ओपन कल्चर है, देयर इज़ नो यस मैन कल्चर एंड पीपल फाइट विद अस। ओके। हाँ हाँ हाँ, तो वो बड़ा अच्छा तो एनवायरनमेंट इससे एंड एक वी लव और दैट। भी इससे एक और भी बात निकलती है दैट यू आर अ वेरी अप्रोचेबल पर्सन। क्या ऐसा होता है? बिकॉज मोस्टली बड़ी आपकी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली ऐसा भी होता है कि एमडी एंड चेयरपर्सन दे आर नॉट टू बी अप्रोच्ड जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो या फिर ऐसा कुछ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। दूसरा, आई वुड से कि ह्यूमन ह्यूमन से बात कर रहा है, अगर उसमें भी हम फिल्टर्स लगा देंगे और लोग कतराएंगे बात करने में, आई नो हायरार्कीज होती हैं, हेजिटेशंस होती हैं, बिल्कुल। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी अकोमोडेट। एंड ट्रस्ट मी, आप जितना ओपन होंगे उतना आपको प्यार मिलेगा, उतना आप एंजॉय करोगे, उतना यू विल मेक योर लाइफ एंड योर प्रोफेशनल वर्किंग मोर फन एंड जॉयफुल। तो वो आई वुड से इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अ वेरी वेरी ओपन कल्चर, एंड एट एनी इट इज़ वेरी रेयर सर, आई मस्ट से इट इज़ वेरी रेयर। अदरवाइज हिंदी में देसी शब्दों में बोला जाता है लाला ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे ओनली द ओनर डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी डन, अदर जितने भी और लोग हैं उनको सिर्फ मुंह बंद रखना है और फॉलो करने ऑर्डर्स। नहीं, वी हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ डेलीगेशन, और लोगों को एम्पावर करा हुआ है, और लोग बहुत जिम्मेदारी से निर्णय भी लेते हैं और काम भी करते हैं। सो आपने जैसे बात करी लेगेसी की और इसकी, इसमें मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, आज जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिस में आएंगे, हमारी लोकेशन पे जाएंगे, बहुत अच्छे से वहाँ वैल्यूज़ लिखी होती हैं। अभी हमारी वैल्यूज़ हैं 5X: फैमिली, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने स्ट्रक्चर कर दिया इन पॉलिसीज़ को, पर मैं बताना चाहूँगा आज से 20 साल पहले ये वैल्यूज़ का ऐसे नाम नहीं था। तो हमारे फादर हमेशा कहते थे कि 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मंजिल आपकी हो जाएगी। तो मैं उस टाइम का जो लीडरशिप थी और उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर था, जी। मैं समझता हूँ वही डीएनए, वही कल्चर आज आगे बढ़ा है। जी। उसको हमने एक फॉर्मल नाम देके, क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप बड़ा हो गया है। बिल्कुल। मोर देन 1500 पीपल आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मोर देन 1500? हाँ जी। सो तो वो चीज़ें, चाहे लेगेसी है, चाहे मॉडर्न है, चाहे करंट इकोसिस्टम है, आई वुड से हमने एक बहुत अच्छा एक सिनर्जी बिल्ड करी, एंड आई थिंक दैट definitely makes Crystal a very unique organization. It does, it most definitely does. I have a follow-up question with you, sir.
Are you aware about the percentage or a number of youth in your organization? So I'll have to check the exact data percentage wise, but what I recall last year, our average age is 36. Average. Average Okay. age is 36. Okay. So now you can imagine that we are a very young organization. एंड आर यू प्लानिंग टू इंक्रीज दैट नंबर कि यूथ ज़्यादा है या फिर मोर एक्सपीरियंस लोग आए? दोनों में आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या रहती है? वो पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करता है, बट सर्टनली जो यूथ है दे आर द नेक्स्ट जनरेशन इज मच मोर फास्टर इन्फॉर्म्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, क्विकर अडॉप्शन. सो एक यूथ को मोस्ट क्योंकि उसकी इम्पॉर्टेंटली सर, पैशनेट. हाँ पैशनेट, यूथ की लॉन्जेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता ही है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड एज्ड लीडर्स एंड मिड टेयर पीपल भी हैं. you'll be surprised, some of them have even greater energy than the youngest in the system. So अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अच्छी होती है ना, तो इवन दी eldest feels the youngest, and I personally gain a lot of energy from them. जब आपका ऑफिस आपके दूसरे घर की तरह फील होने लगे, बिल्कुल. तब आई थिंक एनर्जी, मोटिवेशन और डेडिकेशन अपने आप बढ़ जाती है. 100%. 100%. सर, लीडरशिप में सबसे टफ काम क्या होता है? प्रोडक्ट बनाना, लोगों को कन्विंस करना, या विजन को कंसिस्टेंट रखना? सो तीनों चीज़ों का एक अपना रोल है. प्रोडक्ट बनाने में देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है. उसके लिए इनोवेशन और R&D लगती है. अगर आप कमोडिटी सेल करेंगे तो आप मार्केट में उस कंपटीशन के हमेशा प्रेशर में आएंगे. सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीपल एग्जीक्यूशन एंड पीपल मोटिवेशन, पीपल, क्योंकि उसकी जो सक्सेस है वो लोग करेंगे. बिल्कुल. तो यू कांट डू अवे विद पीपल, एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तो स्ट्रेंथ लोग रहे हैं. ये दोनों चीज़ें तब कामयाब होंगी जब आपका, अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा, विजन. सो इफ द विजन इज अ शेयर्ड विजन, इफ द पर्पस इज अ शेयर्ड पर्पस, देन बोथ प्रोडक्ट एंड पीपल सर, विल डू आपने वेल. जैसा कि, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसा कि आपने कहा कि ऑल ऑफ द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन शेयर द सेम विजन, तो वो सेम विजन शेयर करने के बाद भी आपका जो एम्प्लॉय रिटेनरशिप है, वो एक एवरेज पीरियड कितना है कि इतने टाइम तक मोस्टली लोग रहते Right, ही हैं right. ऑर्गेनाइजेशन? So, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. yeah, लोग बहुत जल्दी yeah, जल्दी जॉब स्विच कर रहे हैं. आई डोंट नो. No, I can proudly say that we have one of the lowest attritions in the industry. और उसका stickiness का reason यही है कि आज people love to be part of Crystal because one, it is a growing organization. Second, the culture is very powerful, and we believe in growing and developing people, not just in their financials or in their positions, but how they can be better managers. We invest in people development. So I can proudly say that we have one of the best attrition rates in the industry. And we continue to strengthen this year on year. That is great, sir. So you've been quite vocal about doubling farmers' income. लेकिन आपके बिजनेस डिसीजंस में वो विजन कैसे ट्रांसलेट होता है, एंड बिजनेस गोल्स और फार्मर सेंट्रिक पर्पस के बीच बैलेंस कैसे करते हैं आप? सो देखिए, डबलिंग फार्मर्स इनकम वाज अ इनिशिएटिव led and announced by Government of India. या. और as businessmen we realized that there is tremendous scope और need तो बहुत है. जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वर्सेस दी वर्ल्ड एवरेज, उसमें काफ़ी डेल्टा था. सो स्कोप तो काफ़ी था. तो वो चीज़ को ध्यान में रख के वी ऑल्सो वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और आइडेंटिफाई करा कि
क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करी जाएं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर कंट्रीब्यूट करे। और आज उसका रीज़न है कि वी टुडे हैव ओवर 40 पेटेंट्स, many of them are successfully getting sold in the market, farmers are using, and we have demonstrated significant improvement in yield. So when you see the opportunity, तो अपॉर्चुनिटी देख करके उसमें क्या क्या गैप्स हैं और उसके आप इनोवेशन पे काम करेंगे तो रास्ते तो मिलते हैं, और हम लोगों ने निकाले और उसकी हमें सक्सेस मिल रही है। एंड आई एम श्योर क्रिस्टल विल बी वन ऑफ द contributors in the national vision of doubling the farmers' income. Doubling the farmers' income. But sir, for a businessman, Yeah. ऐसा आपको लगता है कि in order for the income of farmers to get doubled, the business needs to get affected? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, या फिर मतलब in some way or the other, do you think that the business will also get affected? So I would say business will only get effective positively. Okay, how is that? वो इसलिए कि आज किसान को खर्चा करने में दिक्कत नहीं है, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। आज जितना फार्मर इन्वेस्ट करता है और उसका जो रिटर्न है, आज बहुत अच्छी MSPs हैं, एंड कंटिन्यूसली MSPs इंक्रीज भी हो रही हैं, फार्मर्स की रिटर्न अच्छी हैं। बट क्या इसको बेहतर करा जा सकता है? बिल्कुल बेहतर करा जा सकता है। सो जितना फार्मर इन्वेस्ट करेगा उसका रिटर्न तो उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। सो फॉर बिजनेसमैन आई वुड से ये तो गोल्ड माइन है। अभी एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी तो मार्केट सारी वर्जन है। देयर आर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज। सो ऐसा नहीं है कि फार्मर की इनकम डबल करने के लिए कहीं बिजनेसमैन को तकलीफ होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आई वुड से कि जितना फास्टर करेंगे उतनी ज़्यादा आप देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ टाइम टू बाय स्टॉक्स ऑफ agriculture based companies, be it seed companies, be it crop protection companies, be it farm technologies companies. अभी और ग्रो होनी है, बहुत बहुत ग्रो होनी बहुत। है। तो मेरा मानना है कि बिजनेस में तो ट्रेमेंडस ग्रोथ होने वाली है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस जिनका जो एक सोशल इम्पैक्ट के हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी बात करी, बट डू यू थिंक दैट अभी कुछ टाइम से AI बहुत जॉब्स खा रहा है, बहुत ज़्यादा? तो जैसा हमने बात करी ड्रोन्स की या किसी भी टाइप की नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो आपको लगता है उससे जॉब्स इफेक्ट होंगी? और फार्मर्स का एक होता है फार्मर, एक होता है लेबर। फार्मर्स का हो सकता है ज़रूर फ़ायदा हो, बट आपको ऐसा लगता है कि लेबर इफेक्ट होगा, उनकी जॉब्स इफेक्ट होंगी? देखिए, कोई भी चेंज होता है ना तो वो एक किसी प्रकार का आई वुड से एक स्ट्रेस बिल्ड करता है टेम्परेरीली। मेरा ये मानना है कि स्किल अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये AI आने से या टेक्नोलॉजी आने से will people become unemployed? Their opportunities will reduce? No. They will have to change themselves. They will have to upskill themselves. And वो गवर्नमेंट की, बिजनेसमैन की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ आर वी अपस्किलिंग दी लेबर, हाउ आर वी अपस्किलिंग दी मैन पावर विच इज अवेलेबल. सो आई वुड ओनली से दीज टेक्नोलॉजिकल interventions have very high potential to contribute for a greater employment, for a more value added employment. एब्सोल्युटली, या भाई आज अगर वो मशीन्स यूज़ करनी है तो उसके लिए स्किल्ड सही बात पीपल चाहिए. आज ड्रोन्स की बात है तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया ड्रोन दीदीज के माध्यम से. आज वो अपस्किल हो रहे हैं.
तो सिमिलरली कोई भी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा बिल्कुल अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब एग्रीकल्चर एक मेन फ्रेम बनेगा तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे कि लोगों का ऐसा कहना है कि चाहे फर्टिलाइज़र्स हों चाहे पेस्टिसाइड्स हों, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये एक टाइम के लिए सही थे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ज़रूरत थी ज़्यादा उपज की, लेकिन आज की डेट में हम ज़बरदस्ती जहर खा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? ये कहने को मैं कह सकता हूँ तो बड़ा बाउंसर वाला सवाल है, बट मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज़ अ वेरी आई वुड से अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स एजुकेशन टू द एजुकेटेड। राइट, राइट। ये साइंस बेस्ड इंडस्ट्री है। हम्म। किसी भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है, चाहे वो सीड्स की कोई वैरायटी है या क्रॉप प्रोटेक्शन का कोई प्रोडक्ट है, उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है। राइट। वो साइंटिफिक इवैल्यूएशन के बाद उसको सही मात्रा में सही तरीके से उसका प्रयोग अगर किसान करता है, जिसकी एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज बहुत काम करते हैं, पूरा लेबल का एक मैकेनिज्म है और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, तो चीज़ें चलती हैं। हम ये सोचें कि इस इंडस्ट्री के बगैर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, वो पॉसिबल नहीं है। कोविड के अंदर जब इतनी कठिन परिस्थितियां हुई, जी, एक शॉर्ट स्पैन में वैक्सीन डेवलप हुई। बिल्कुल। तो आप कल्पना करिए कि वैक्सीन्स एंड मेडिसिन आर व्हाट, ह्यूमन मेडिसिन। एंड आज अगर एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दीज आर प्लांट मेडिसिन। सो इन सब का साइंटिफिक एवेल्युएशन होता है। बट अगर मैं आपकी बात भी रखूं और उन लोगों की भी बात रखूं और मैं कहूं कि आपका कहना है कि इन एक सही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर यूज़ किया जाए तो वो हार्मफुल नहीं है, बट इसी पे ही एक लूप होल निकलता है कि क्या एक्चुअली में फार्मर्स इतने वेल एजुकेटेड हैं कि वो सही अमाउंट में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं? मेरा मानना है हमने बहुत ना लूजली फार्मर्स को अंडर एस्टिमेट करा है। सो वन, फार्मर्स आर कंप्लीटली एडुकेटेड। आज खेती उसका एरिया है और उसको वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, और जो इंडस्ट्री है उसकी रेगुलर एडुकेशन होती है। मैं एक इंटरनेशनल एसोसिएशन क्रॉप लाइफ इंटरनेशनल है, उसका क्रॉप लाइफ इंडिया का मैं चेयरमैन हूँ, और हमारी जितनी मेंबर कंपनीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स करते हैं और फार्मर एजुकेशन के प्रोग्राम करते हैं, सेफ्टी के प्रोग्राम करते हैं, किस तरीके से सेफ एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन करा जाए, कैसे किस मात्रा में इस्तेमाल करा जाए। देखिए ये कंटिन्यूस एफर्ट है, उसमें सब लोग मिलकर के काम करते हैं और एक सक्सेसफुल सेफ एग्रीकल्चर होती है और उस माध्यम से काम करा जा रहा है। ओके, तो आपका ये मानना है कि किसान को पूरा आइडिया है कि कितना कैसे इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसी कई न्यूज़ भी हमें सुनने में मिलती हैं कि आज की डेट में खाना उतना न्यूट्रिशियस हो ना हो नहीं है जो कि, लेकिन उसमें दवाइयाँ बहुत मिली हुई हैं और वो हार्मफुल है। तो ऐसी न्यूज़ भी क्यों आती है सर? न्यूज़ तो आप, यू आर फ्रॉम अ मीडिया हाउस, या सो इट ऑल डिपेंड्स where the inclination is, the positive side of it or the I would say glamorous or sensational side of it. Sir, So the negative media, news becomes more sensational. of course it does, but मीडिया का काम है लोगों तक सच पहुंचाना, सही बात पहुंचाना। बिल्कुल। तो एज अ मीडिया पर्सन आई एम आस्किंग यू कि हमें, ऑफ कोर्स हम बहुत सारी कमोडिटीज़ में वी आर द नंबर वन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, लेकिन क्या सिर्फ उपज ज़्यादा की वजह से हम, ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं?
नहीं, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, कोई भी ऑफ लेबल प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो एजुकेशन हमारे चैनल को भी होनी चाहिए, हमारी टीम्स को भी होनी चाहिए। वो अवेयरनेस प्रोवाइड कराना हमारी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया हाउसेस की भी होनी चाहिए। Right. सो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, एजुकेशन का चैलेंज तो रहेगा। आज खाली एग्रीकल्चर में नहीं है, आज ह्यूमन कंजम्पशन की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जितने नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे उनकी नई नई रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो दैट इज़ a responsible way of doing business, and people are doing it, and I stay committed and confident and positive that we all are working in the right direction. Okay. And I'm sure farmers adoption have significantly gone up. Farmers are in a learning mode, farmers are in the awareness mode, and as an industry हम लोग उस पर लगातार काम करते रहेंगे। एंड आई एम श्योर वी विल बिल्ड अ वेरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया विच इज़ completely scientific. And when I say sustainable, this includes health of the applicator, health of the farmer, and of course for the generations to come. So ये एक बहुत बड़ा गोल है, मैं समझता हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री लेके चल रही है। और इसका एक विनिंग एडवांटेज आने वाले समय में इंडिया को और इंडिया के फार्मर्स को मिलने वाला है। इट्स अ कलेक्टिव मिशन yes, एग्रीकल्चर सेक्टर का। yes. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन ऑन द ऑफ वन ऑफ द फ्यू सोशल क्वेश्चंस, कि जो अभी फार्मर मूवमेंट चल रहा था, काफ़ी लोग किसान आंदोलन चल रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, तो उस पे हर किसी का एक अलग अलग ओपिनियन है। कुछ कहते हैं फार्मर्स आर बीइंग अनरीजनेबल, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट की गलती है। तो फ्रॉम अ लीडर लाइक यू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसको ब्लेम करेंगे? हैरिस, पहले तो ये बताओ, आपने ये क्वेश्चंस कितने कितने लोगों से पूछा है? नहीं सर, और कितने लोगों ने आंसर दिया है? आंसर्स मिले हैं मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले हैं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर आंसर। ऑल राइट, ऑल राइट। सो देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सबका एक कॉमन कॉज होना चाहिए, वो है फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड फार्म प्रोग्रेस। जो लॉज इंट्रोड्यूस हुए उस पे रिजेंटमेंट हुई, और इवेंचुअली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक इट बैक बेस्ड ऑन जो भी सिचुएशन डेवलप हुई। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग। मेरा ये मानना है कि रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। आज कोई भी कानून बने या वो कानून प्रपोज हुआ था, इफ़ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर, सर्टनली इट शुड कम। मैं समझता हूँ उस टाइम पे गवर्नमेंट की बहुत पॉजिटिव इंटेंट थी। दे केम एंड इंट्रोड्यूस द लॉज। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द ड्राफ्ट फुल्ली, बट आई सॉ सम very positive elements in the farm laws drafts. But definitely कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो फार्मर्स को, कुछ फार्मर लॉबीज़ को, they were making it uncomfortable. I think एक राइट डायलॉग, एक कलेक्टिव विजडम की रिक्वायरमेंट है, एंड आई एम श्योर बेस्ड ऑन दोज लर्निंग्स गवर्नमेंट वुड बी सिटिंग अगेन अक्रॉस विद दी farmer lobbies, and they have also taken inputs from the industry, they have also taken inputs from academia, that because ultimate हम सबका एम क्या है? हम सबका एम ये है कि भारत की खेती को कैसे अग्रणी बनाया जाए। बिल्कुल। और उसका डायरेक्ट लाभ किसको मिलने वाला है? किसानों को मिलने वाला है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रीजन ऑफ एनी कंसर्न विद एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। राइट। सो उस टाइम पे भी वो एक ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कंट्रोवर्सी बिल्ड हो गई। प्रॉबेबली आई वुड से सम चैलेंज ऑन द
ड्राफ्ट साइड एंड सम चैलेंज ऑन द एग्जीक्यूशन साइड. आई डोंट थिंक सो उसको सेंसेशनल बनाने की ज़रूरत है. पॉजिटिव यही बोलना चाहिए कि लेट्स कम बैक, सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस what is it in the best interest of the nation Right. and Indian agriculture. तो Absolutely. अपने आप रास्ता निकल जाएगा. Absolutely, sir. Follow-up question. Being in the agriculture sector, leading one of the India's leading organizations, are you fully satisfied with the support given by the government? चाहे वो फार्मर डबलिंग फार्मर्स इनकम पे हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग पे हो, किसी भी चीज़ में क्या आप जनरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव से और गवर्नमेंट के काम से खुश हैं? देखिए, there's a lot which have been done in last 1 decade, and it has sincerely came a lot in favor of the entrepreneurs in terms of economic growth. We have crossed many milestones, but मैं बहुत candidly as a young entrepreneur I would say, and maybe शायद ये ओवर enthusiastic expectation है as a businessman I would say. I feel that still there's a lot to do on ease of doing. आप मेरे से पूछेंगे मेरी पर्सनल ओपिनियन, और कुछ नहीं चाहिए. हम लोगों ने शायद ईज ऑफ डूइंग में बहुत छलांग लगाई है. जी. बहुत सारा डिजिटाइजेशन हुआ है, बहुत सारे जो अनवांटेड परमिशंस लॉस थे वो इरेडिकेट हुए हैं. बट सवाल ये है कि अब जो हो गया है उसको हम क्रेडिट करते करते और यहीं पे रुक जाएं. आई वुड से बिजनेसमैन को फ्री हैंड देना पड़ेगा, क्योंकि उसको व्यापार करना है, उसको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है. Yes, government have every right to have checks and measures. People need to do compliant business. People need to ensure that they are doing responsible business. वो checks and measures में problem नहीं है. But ease of doing को I still feel a miles to go. हम लोग को आज बहुत स्ट्रगल होता है कई चीज़ों में, to get permissions, to get grants, to set up new plants, to capacity enhance. Still there's a lot to do. So I would say बहुत काम हुआ है. And if there has to be one top thing which I would bucket is that just focus on ease of doing and how you can make the businessman operate in a stress-free environment. Stress-free environment, yeah. And have those checks and measures in a very transparent way. I think And I Indian also businessmen have a huge potential to multiply businesses from here, which will significantly contribute to the direct economic growth of the economy. And I also believe that the government needs to interact with people from private sector, Yeah. take their inputs and then implement the policies. Yes. Because आप लोग डायरेक्टली किसान के साथ काम कर रहे हैं, you understand the farmers, you understand the ground. Even the government does, but this is what I believe, that the government is supposed to interact with. So, I would say there are a lot of public platform associations, industry bodies, where a lot of feedback in a structured manner goes to the government, and I'm sure government is cognizant to that. They process, they listen and do those reforms. I think there's a little bit of need in terms of a very heart-to-heart conversation Absolutely. between industry or between large successful organizations or even medium or small organizations with the relevant people where they understand the pain point. Absolutely. Because sometimes, in representations, they just become representations and it goes as marked to respective secretaries and joint secretaries and with due credit and with due respect काम होता है उस पे, but I think there's a thing where the pain point needs to be understood, the spirit needs to be understood, and those needs to be kind of documented and kind of made aware that नहीं, इस पे काम करने की आवश्यकता है. बिल्कुल. इसके लिए फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस भी ज़रूरी हैं.
सर अभी आपने मेंशन किया दैट यू ऑल्सो वेरी रिसेंटली यू बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ क्रॉप लाइफ। तो मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या प्लीज़ बता सकते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप लाइफ एंड आपका एज चेयरमैन क्या विजन है क्रॉप लाइफ को लेके? So, CropLife India is part of CropLife International, which is present in 90 countries. So, CropLife, so I've been entrusted with the responsibility of being the chairman of CropLife India. And I would say I was seeing the working of the association from the distance, and today I'm very proud to be part of this prestigious association, and especially heading it as the chairman of it in India. Uh, so obviously it works very closely with the government in terms of policy reforms, in terms of giving various inputs, and the challenges which crop protection industry faces. So it's a association of all R&D based uh, responsible companies, global companies representing in India, important Indian companies. So they represent the chunk of the industry, and I am pleased to say that the working of CropLife, the secretariat, is fully functional, and they are again fully committed towards the constitution of CropLife in terms of agriculture reform, and that too responsible agriculture reform. And my role is to ensure that the association runs fully in India. Uh, right policy reforms are advocated. Reforms which can bring in innovation and technology in agriculture in India. Reforms with respect to how Indian farmers can be made self-reliant. A lot of stewardship programs, a lot of responsible programs are conducted by CropLife and its member companies. So yeah, that's the role of CropLife, and I get extremely able support of the entire board and all the able members and various committees. They work very efficiently and ensure that the industry is protected, the growth in agriculture continues. So that's This primarily is the role of, basically a sort of a voice of the industry. yeah, Okay. yeah. And what is your goal for the next? A chairman is appointed for how many years in crop So, life? so every year there is a AGM, and the continuity, the appointment, or any changes are done every year. Okay. So that is a constitution. Let's talk about 1 year only. What have you planned for crop life for this coming year? So I've been the chairman for last now about say 6 months, and we have initiated programs with respect to safe and judicious use, and these programs are being conducted in Maharashtra and Uttar Pradesh. Okay. So we have those flagship programs. There have been a lot of reform which has happened in terms of the approvals and the various policy which are linked to Central Insecticide Board. We have contributed to that paper. We have given our representations. We are given our voice. So that helps the experts and various stakeholders to form policies. And the vision is very clear that how we can work on bringing in new technologies. CropLife have been very openly advocating uh, the, I would say, the patent is respected. There is a strong need of bringing in data protection in India, and we fully support that. And as a chairman, I have been advocating this at various fronts, and this is extremely required to bring in new technologies. And I would use this platform to also mention that sometimes
data protection is getting confused or mixed with that already 20 year का पेटेंट तो अवेलेबल होता है, then why do we need data protection? And I would not want to go into technical details, but मेरा सिर्फ ये मानना है कि agriculture requires new innovation and new products, and new innovations in reality are being given by only innovators in the world. सो अगर इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट लेकर के आने हैं तो हमको वो डेटा प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, तभी जो उसकी स्टीवर्डशिप पे खर्चा है, बिल्कुल, या जो उस पे पैसा स्पेंड हुआ है उसकी रिकवरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा व्हेन देयर इज दैट डेटा प्रोटेक्शन विच इज अवेलेबल, राइट। एंड सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मेरा मानना है डेटा प्रोटेक्शन का अगर होना है तो वो मेक इन इंडिया में होना है। और वो क्यों होना है? क्योंकि जब तक नए मॉलिक्यूल्स हमारे देश में नहीं आएंगे, व्हाट विल वी प्रोड्यूस? एब्सोल्युटली। टुडे इफ चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स, they have more than 800 products. Yeah. Today we have about 250 products. The more the new products will come, Right. the better it is for Make in India, because our capacities will get utilized with newer molecules. Today we are all repeating and producing the same molecules which are registered. So I think data protection is in the interest of Indian entrepreneurs, is in the interest of Indian economy, is in the interest of Indian farmers, is in the interest of Indian agriculture. So I want to summarize it very clearly, and that is the biggest theme which I would say as Chairman CropLife and the entire board is fully committed, and we are in regular discussions with the government to discuss and have this approval given so that newer technologies and molecules can come in. सर, आपने एक बार मेंशन किया था दैट वैल्यू अनलॉकिंग की ज़रूरत है, तो आपके अकॉर्डिंग ये वैल्यू अनलॉक कैसे किया जा सकता है? टेक के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू या दोनों के थ्रू, जैसा कि आपने पहले मेंशन किया था? सो अगेन एग्रीकल्चर में इमेंस पोटेंशियल इज़ देयर. सो वैल्यू अगर अनलॉक करनी है तो आपको फार्मर्स के हित के लिए काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. बिल्कुल. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगेन आई वुड कम बैक टू द सेम पॉइंट, टेक, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी. आप खुल के काम करिए, अच्छा टेक लेके आइए, उसकी अडॉप्शन के लिए काम करिए. मैनी अ टाइम्स इट इज़ सीन कि बिजनेसमैन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं. येस, एवरी बिजनेस हाउस इज़ देयर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज़ अ बिगर पर्पस? आप, ये बात पक्की है, आप इस देश में एग्रीकल्चर में बेवकूफ़ बना करके पैसा नहीं बना सकते. बिल्कुल. वो आप शॉर्ट बहुत टर्म शॉर्ट टर्म बना लेंगे, बहुत शॉर्ट टर्म. यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. एब्सोल्युटली. If your products are not contributing positively, so ये तीनों का समन्वय जिस दिन हमने सबने मिलकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स ने समझ लिया, I think it will start changing. And honestly, we follow this judiciously in our organization, and this is the reason of, I mean, one of the core reasons of our success that we live in day in and day out. Sir, I can tell that you're telling the truth because, of course, I'm not doubting you, but something to back it up is that it is next to impossible to earn a farmer's trust. ये मैं काफ़ी बार अपने पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ, काफ़ी गेस्ट भी ये चीज़ बोल चुके हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट एग्रीकल्चर में होता है टू गेन द फार्मर्स ट्रस्ट. आपकी जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है इतने सालों में, वो बिना फार्मर ट्रस्ट जीते हो ही नहीं सकती. बिल्कुल. तो आपने जो ये 3 रूल बोले, आई एम श्योर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप फॉलो करते हैं, तभी एक ये ग्रोथ आपको मिली है.
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ग्रोथ, इवन मैं कहूँ अगर कंसिस्टेंट भी है ना, एक ही जगह पे अगर स्टैगनेंट भी है उनकी ग्रोथ, तो इट इज़ मे बी बिकॉज इन 3 में से किसी एक चीज़ में वो लैक कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर बजट में जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी फार्मर को इसका जो रियल बेनिफिट है वो कैसे फील होगा और इसका रियल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड कैसा दिखेगा? देखिए, बहुत सारा एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट रखा है, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स। मैं समझता हूँ जो सबसे मार्की चेंज बजट में आया है दैट इज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो वेयर हाउसेस हों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, बिल्कुल। चाहे वो भारत सरकार की पानी सिंचाई योजना है, एम्पावरिंग वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर है। तो जितनी भी ये योजनाएं भारत सरकार की आई हैं और इंडस्ट्री ने भी उनको अडॉप्ट करा है, सो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो इंडियन एग्रीकल्चर को आने वाला है और इंडियन फार्मर्स को मिलने वाला है। बिल्कुल। सो ये जो बहुत आई वुड से मेजर लेवल पे चेंज आया है, ऐसा नहीं है कि खाली एक डायरेक्ट सब्सिडीज़ किसान के खाते में आ रही हैं, वो तो आ ही रही हैं, वो तो सशक्त कर ही रही हैं, बट मैं समझता हूँ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है वो बड़ा लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल काम हो रहा है। बिल्कुल। आज भी हम अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आता ही है कि इतने प्रतिशत जो हैं, लगभग 30-35% आज भी रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। तो अगर वहाँ पे भी अगर पानी का सोर्स पहुँचेगा और एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिलेगा, तो आई एम श्योर दिस विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इंडियन एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी। राइट। सो I am extremely happy and positive the way government spending is going on in the agriculture sector. ओके, यू आर सेटिस्फाइड। Absolutely. सर, जो INB सीड्स एक्विजिशन हुआ उससे आपका फोकस वेजिटेबल और फ्लावर सेगमेंट में शिफ्ट हो रहा है, इस डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? हम लोग हमेशा से क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में रहे और उससे हमारा फार्मर टच पॉइंट था, और फिर हम सब्सिक्वेंटली वी वेंचर्ड इनटू फील्ड क्रॉप सीड्स बिजनेस इन 2011 एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली वी डिड more acquisitions, and vegetables and flowers were missing, and we feel that it was a very important touch point for Indian agriculture. Right. And we are extremely proud that this business which we have acquired is a completely breeding based business and have proprietary products. So ये जो हमने अधिग्रहण करा INB का, इसमें जो वेजिटेबल हमारे किसान हैं या हमारे फ्लावर्स के किसान हैं, तो उसके लिए हमारे ये स्पेशलाइज्ड बीज जो हैं वो हैं, और ये हमारी अपनी खुद की इसकी ब्रीडिंग रहेगी, अपने प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं। और आज जो गेंदा होता है मैरीगोल्ड, उसके अब हम मार्केट लीडर्स हैं, और आई एम श्योर अब ये बिज़नेस जब क्रिस्टल फुल फ्लेज अपने झोली में लेकर के आया है, तो हम इसको और पुश दे करके और इसमें और इन्वेस्टमेंट्स करके जो किसानों की अगेन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो इन क्रॉप्स में लीडरशिप है, उसमें हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो बीच पे हमारा काम हो रहा है और हमने एवेलुएट करा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम और गति देने का काम करने वाले हैं। ओके। अगर मैं किसानों के वकील की तरफ से बात करूं, तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या डिफरेंट है, क्या अलग है जो इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करता है?
या इंडियन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो किसान आपके प्रोडक्ट्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं? अगर एक डायरेक्ट मैसेज आप उनको देना चाहें तो वो क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका हरीश, दैट ऐसी, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें, जो हमारा पूरा ध्येय है वो किसान की तरफ केंद्रित है। एक सवाल सर, आई एम सो सॉरी, ये सवाल मैंने इस वजह से भी पूछा क्योंकि जो भी किसान ये पॉडकास्ट देख रहे हों, आज की डेट में प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में कि इट इज़ वेरी, नॉट जस्ट फॉर फार्मर्स, आप भी किसी भी चीज़ की शॉपिंग करें, आपके पास लाखों ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। आप खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मैं किस के लिए ऑप्ट करूं। बिल्कुल। तो आपकी आवाज़ मैं डायरेक्टली किसानों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या डिफरेंट है जो फार्मर को उन्हें चूज़ करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने एक तो जो फोकस रखा हुआ है वो सब नई तकनीक पे रखा हुआ है, नई इनोवेशंस पे रखा हुआ है। सो जो भी किसान की समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए क्रिस्टल की जो ऑफरिंग है वो ये इंश्योर करेगी कि उस किसान को उस समस्या का समाधान मिले। कैसे? और वो ट्रस्ट हमने अपने लास्ट 40 साल के इतिहास में और मेहनत में हमने कमाया है। जी। वो राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट फिटमेंट जो है वो आज हमारे पास वो पोर्टफोलियो पूरा अवेलेबल है। हर किसी किसान, चाहे वो बड़ा किसान है चाहे वो छोटा किसान है, उसके लिए वो सारी जो नई तकनीक है वो अवेलेबल है, बीज के माध्यम से और क्रॉप प्रोटेक्शन के माध्यम से, और जो फार्म मैकेनाइजेशन है उसमें हमारा एक बूम स्प्रेयर्स आते हैं उसके माध्यम से। सो वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि किसान के पास चॉइस है, तो मैं समझता हूँ कि क्रिस्टल ने एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करा है कि आज किसान, अगर क्रिस्टल द्वारा कोई उत्पाद दिया गया है उस समस्या को समाधान करने के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसका उससे लाभ मिलता है, तो वो उसका प्रयोग भी करता है और उसको उसका फ़ायदा भी मिलता है। और हमारी जो अपनी टीम है, जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, वो भी किसान के पास जाके कंधे से कंधा मिला करके उनको एजुकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और एक बहुत ही फेयर और एथिकल रिकमेंडेशन उनको देते हैं। जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं हम उनको बताते हैं, जो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है उसकी भी हम गाइडेंस उसको देते हैं। तो आज खाली व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं है, एग्रीकल्चर आप इस देश की आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो ओरिएंटेशन आई वुड से हारिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रांग है जी। और क्या फार्मर को गाइड करते हैं? उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान देते हैं? सिर्फ आपका रिलेशनशिप इतना नहीं है कि फार्मर ने आपका सामान खरीद लिया और उसके बाद आप कौन और हम कौन? देखिए, क्या है कि ये कहना बड़ा आसान हो जाता है, कोई भी आज सेल्समैन है तो कोशिश तो यही करता है कि वो अपना प्रोडक्ट जाके बेचे। और क्रिस्टल के पास वैसे तो पूरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस हैं हर क्रॉप के लिए, बट उसके साथ साथ एक ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारियों को हमने निभाया भी है कि अगर किसान की कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमारे पास नहीं है, वो भी हम उससे उसकी चर्चा करके और उसको एक बेस्ट केस बेसिस पे उसको गाइडेंस दें। करीब करीब कितने किसान क्रिस्टल के साथ जुड़े होंगे अभी तक? देखिए, लगभग मैं समझता हूँ कि सब मिलाकर के आज 20 लाख से अधिक किसान, 20 लाख किसान, बिल्कुल, बीज और जो हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन का है वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 7 लाख किसान से ऊपर किसानों के डेटाबेस को हम डायरेक्टली टच करते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी एक एप्लीकेशन है सफल फसल जी। उस एप्लीकेशन में जो हमारा रिपीट कंज्यूमर है उसकी मैपिंग है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम उन किसानों को पहुंचते भी हैं और हमें उनसे फीडबैक भी मिलता है और वो हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल के यूज़र फार्मर्स हैं। और उसके अलावा जो अन्य किसान हैं जो कहीं ना कहीं हमारा 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट क्रिस्टल के ब्रांड नेम से या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से
इस्तेमाल करता है, जिनको शायद हम एक फॉर्मल तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वो भी हैं। तो एक बड़ा कंफर्टेबल अनुमान है कि हमारे 20 लाख से अधिक यूज़र फार्मर्स। 20 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगर इतने किसान आप पे भरोसा करते हैं तो आई एम श्योर कि आपके प्रोडक्ट्स में वो क्वालिटी है और वो सपोर्ट जो किसान को चाहिए आप लोग एक्सटेंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर। भारत के सारे किसानों की तरफ से जिनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। नहीं हारिस, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मंच दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ से यही मैसेज देना चाहूँगा जितने भी एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, सबको कि क्रिस्टल एक ऐसा विश्वास है जो हमेशा आपके साथ खड़ा है और नई नई तकनीक लेकर के आएगा। हमारा एक मूल्य मंत्र भी है, क्रिस्टल का विश्वास, किसानों का विकास। बहुत ही अच्छा सर। आज के फार्मिंग लैंडस्केप में क्लाइमेट चेंज, पेस्ट रेजिस्टेंस और यील्ड प्रेशर जैसे चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, बट इन योर एक्सपीरियंस आज के किसान के लिए सबसे ज़रूरी क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स क्या हैं और फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि आज देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो रहा है। जो हमारी देश की मिट्टी है उस पे बहुत प्रेशर है। सो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है जी। और ये हम सबको मिलकर के बहुत ज़िम्मेदारी से इसको समझना भी पड़ेगा। हम पहले सिर्फ ये सोचते थे कि ये सिर्फ बातें ही हैं और ऐसा कुछ होना नहीं है, और आज हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, मात्र चेंज इन टेम्परेचर की वजह से एग्रीकल्चर की जो साइकिल है वो पूरी परिवर्तित हुई है। तो इसमें जो क्रिस्टल का योगदान है, एक तो हम लोग जो ऐसे स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, चाहे वो एक्सट्रीम रेन्स हों या ड्रॉट्स हों या और चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो उसमें किस प्रकार के बीज दिए जाएं जिससे ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो किसान की जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसकी प्रोड्यूसेबिलिटी है जी। उस पे इम्पैक्ट ना आए। और ऐसे चैलेंजेस को, तो उस पे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग अनुसंधान चल रहा है सीड्स के क्षेत्र में। सिमिलरली क्रॉप प्रोटेक्शन के क्षेत्र में भी जितने भी प्रकार के, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हैं, एबायोटिक स्ट्रेस हैं, उसके लिए एक हमारा एक क्रिस्टल ने एक पूरा ग्रीन एक्ट करके नेचुरल क्रॉप सॉल्यूशंस का हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको हमने डेवलप करा है, जो बायोस्टिमुलेंट्स के माध्यम से या ऐसी जो टफ सिचुएशंस आएंगी उसके लिए भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है। और अगेन पर्पस यही है कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन में एग्रीकल्चर को चैलेंज आ सकता है, उस सिचुएशन के लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे नई इनोवेशन ला सकते हैं कि जिससे किसान का फ़ायदा हो और एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो। तो उस दिशा में काफ़ी हमारी R&D पे इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने बोथ सीड्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करें और एक अच्छी पाइपलाइन बिल्ड करी है। आपकी बातों से पता लगता है सर कि क्रिस्टल की सक्सेस का रीज़न ही यही है कि आप लोगों का जो पाथ है, जो डायरेक्शन है, वो बहुत ही सेट और बिल्कुल सही है। बिकॉज़ इतनी शॉर्ट टर्म में आपने जो एक इतनी ज़्यादा बड़ा जो बूस्ट लिया है ग्रोथ का, वो आपके वैल्यूज़ की वजह से ही हो सकता है, आई एम श्योर। सर मेरा आखिरी सवाल, और ये सवाल ही इतना इंटरेस्टिंग है और मैं सवाल से ही इतना खुश हूँ कि मैं जवाब की भी वेट नहीं कर सकता, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था आपने जिसमें आप गर्ल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न था? ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या है? मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। देखिए, हमारे खेती में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जी। आज अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको महिलाएं दिखेंगी खेत में काम करते हुए, कटाई करते हुए, कुछ
और अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए। बिल्कुल। और आपको एक डेटा देना चाहूँगा कि आज जितने हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें लगभग 50% से अधिक जो सीट्स हैं वो गर्ल्स की हैं। 50% से ज़्यादा? 50% से अधिक सीट्स आज गर्ल्स की हैं। बट हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो वुमेन पार्टिसिपेशन वीक दिखता है। जी। मेरा ये मानना है आने वाले समय में एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे वो R&D है, चाहे वो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, लीडरशिप है, हम्म। उसमें महिलाओं का, गर्ल्स का रोल बहुत बढ़ने वाला है। बहुत बढ़ने वाला है। चैलेंज क्या है कि 50% से अधिक वो पढ़ तो रहे हैं बट उनका डिसीजन मेकिंग में रोल बहुत कम रहा है। हम्म। सो जब ये डेटा हमारे सामने आया, ये एक बिलीव भी है और एक रियलिटी भी है कि वुमेन की सिंसियरिटी इज डेफिनेटली मच मोर। और Right. एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में अगर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है और उसको बूस्ट मिलता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेवा होगी। बिल्कुल सर। तो तो हमने एक ये जनरली संकल्प लिया। जनरली जो एक जेंडर गैप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको कैसे ब्रिज किया जाए? हाँ, तो हमने भी एक उस दिशा में ये संकल्प लिया कि हमें वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, तो उनको एक तो बूस्ट देने के माध्यम से। सो क्रिस्टल ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम इनिशिएट करा नास के साथ मिलके, जी। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, राइट। उनके साथ मिलकर के हमने एक प्रोग्राम स्कॉलरशिप का जो start ICAR की बॉडी है। बिल्कुल, जो ICAR की एक जी। इंडिपेंडेंट बॉडी है। और वहाँ पे उनके माध्यम से हमारी मेरिटोरियस बेसिस पे जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 75 से अधिक आज हम गर्ल्स को प्रोत्साहन दे रहे जी। हैं और उनको बूस्ट दे रहे हैं। तो एक ये जी। प्रोग्राम चला रहे हैं। खाली ये एक स्कॉलरशिप देना इज़ नॉट द पर्पस, हम्म। बट नाउ वी आर ऑल्सो अडॉप्टिंग the talented workforce, women workforce in our key management positions, ओके। and also encouraging the other fellow industry members to pick that. And I am very happy and proud to say that lot of women participation have increased in last few years. Last few years, yeah, So absolutely. I am sure again in the overall agriculture landscape, The numbers are going to grow. yes, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है उनका बिल्कुल। पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। और एक हमारे सोसाइटल इकोसिस्टम के लिए भी ये एक बड़ा पॉजिटिव बूस्ट दे सकता है। सर, एम्पावरमेंट की सबसे पहली चीज़ होती है एजुकेशन, जो कि आप इन लड़कियों को दे रहे हैं, एंड इट इज़ ऑनेस्टली अ वेरी बोल्ड एंड अ मूव दैट विल एक्चुअली हेल्प गर्ल्स pursue their career in this sector, and all thanks to you, sir. So thank you. Thank you, Aris. Pleasure And- to be here. So now we will move on to the last phase of this podcast. It's a rapid fire round, sir. I will ask you 5 questions. Okay. आपको जितना जल्दी हो सके और जितने छोटे हो सके आंसर्स देने हैं। I'm usually not good at that, but I will try. ओके। सब कुछ छोड़ के एक दिन का ब्रेक मिले, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? उत्तराखंड हिल्स में मेडिटेशन। अच्छा, उत्तराखंड आपके फेवरेट हैं, आप जाना चाहते हैं क्या? मेरा नानी हाउस वहाँ है मेरा। Okay. तो वो मेरे को, मैं आई रिलेट विद दी लॉट ऑफ पीस राइट, राइट, ओके। वन लीडरशिप लेसन यू लर्न द हार्ड वे? बी ऑलवेज हम्बल। Be always humble. One app on your phone you can't live without? There's no such app. I mean, I've been off WhatsApp for almost a decade. Yeah. I'm always on the phone attending mails and try to be responsive. But ऐसा कोई नहीं है which will I won't always want to stick on. Okay, okay. One word that defines your dream for Indian agriculture? Tractor? Tractor? Yeah. Why is that? ये तो इस पे तो follow-up question बनता है। So tractor, because I believe that
ट्रैक्टर ब्रॉट इन अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर. या ओके. पहले मैनुअल या एनिमल कार्ट से हम एग्रीकल्चर करते थे. सो ट्रैक्टर के आने से एक पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ. ट्रैक्टर के माध्यम से हम स्प्रेइंग कर सकते हैं. ट्रैक्टर किसान के प्रोड्यूस को मंडी में ले जा सकता है. सो आई थिंक, आई मीन, वी नॉट इनटू ट्रैक्टर बिजनेस, बट इफ आई हैव टू give one word to the agriculture relatability. So while tractors are used in other industries also, construction industry also, but the first thing which comes to your mind and you, which complete the entire cycle of agriculture from its input to plowing to the entire land preparation to the entire life cycle till the produce. And taking it to the mandi, I think tractor plays a very important role. Yeah, that is a fair answer. My last question. Rapid fire. Okay. अगर आपको अपनी कंपनी का मिशन सिर्फ एक फार्मिंग टूल से एक्सप्लेन करना हो तो कौन सा टूल चूज करेंगे और क्यों? एक फार्मिंग टूल से चूज करना हो, हाँ, इट्स अ टफ वन. आई मीन, देयर आर मेनी व्हिच इज कमिंग इन माय माइंड. बट यू नो, आई वुड नॉट से फार्मिंग टूल. हमारी कंपनी का एक फार्मर रिलेटेबल लोगो है, वो है 2 तलवारों का निशान. हाँ. सो वो दैट गोज स्ट्रॉन्ग विद आवर फार्मर्स माइंड्स एंड दैट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ. एंड एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. आई वुड से 2 तलवारों का निशान. 2 तलवारों का निशान जो हमारा एक वो क्रॉस सिंबल है. हमारे हर प्रोडक्ट पे मिलेगा, हर पैकेजिंग पे मिलेगा. तो आई वुड से दैट. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंटरेस्टिंग एपिसोड. ऑनेस्टली बहुत सारे एपिसोड्स अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस. बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम श्योर दैट माई व्यूअर्स विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. एंड आई एम श्योर दैट Crystal and Crop Life will grow more with your leadership. So thank you so much for giving me your time, sir. Absolutely, my pleasure. Happy to be here, and thank you. Thank you, sir.